नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 जो कि होने जा रही है 28 जनवरी से। और पेपर 5 का अध्ययन कर रहे थे, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक है आर्थिक नियोजन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्थिक नियोजन, जहां से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, उत्तराखंड का, यूपी का, बिहार का, सब जगह आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न यहाँ से आने की 100% संभावना है। जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उत्तराखंड पीसीएस की 28 जनवरी से, वहाँ पे आने की संभावना 100% है। सीधे बात करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। सबसे पहले आर्थिक नियोजन का अर्थ, स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन का अर्थ है। आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है कि स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन है। याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप समझ लीजिए क्या है आर्थिक नियोजन। अर्थ समझ जाएंगे आप, अच्छे से वहाँ लिख जाएंगे। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची का विषय बनाया गया है। तो यह तो हो गया आर्थिक नियोजन के बारे में। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है आर्थिक नियोजन क्या है और इसके उद्देश्य। यह 2 नंबर में, 5 नंबर में और 8 नंबर में बन सकता है। आर्थिक नियोजन क्या है और आर्थिक नियोजन का उद्देश्य बताइए, ऐसा प्रश्न आएगा 5 नंबर, 8 नंबर में। 2 नंबर में सिर्फ आर्थिक नियोजन की परिभाषा। नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। दूसरा है संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। तीसरा है निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना। आधारभूत ढांचे का विकास करना। कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। राजनैतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। त्रियु आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना। यह सब आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं। प्लानिंग का ये सब उद्देश्य है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण भी प्लानिंग का उद्देश्य है, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, त्रियु आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना। यह सब नियोजन का उद्देश्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कई बार बता रहा हूँ, 5 नंबर और 8 नंबर में यही पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर 2 प्रकार की प्लानिंग होती है, आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन। और लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के नियोजन होते हैं, संरचनात्मक नियोजन और प्रक्रियात्मक नियोजन। और योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 2 प्रकार के नियोजन होते हैं, केंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर नियोजन होते हैं 2 प्रकार के, राष्ट्रीय नियोजन एवं क्षेत्रीय नियोजन। तो जब भी आ जाए नियोजन के प्रकार, अगर आपको वैसे नहीं याद आ रहा है किस आधार पे, तब भी आप 4-5 नियोजन को लिख सकते हैं। और इतना अच्छे से अगर आप लिख जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर एक आदेशात्मक होगा, एक निर्देशात्मक। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर संरचनात्मक नियोजन, प्रक्रियात्मक। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय। तो बहुत सिंपल है, आप इसको याद कर जाएंगे समझ के। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर देखेंगे आदेशात्मक नियोजन। आदेशात्मक नियोजन, इम्परेटिव प्लानिंग। आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है।
इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन भी कहा जाता है। तो यह तो हो गई आदेशात्मक नियोजन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीयकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, उसमें आदेश निकलता है, इसीलिए बना है आदेशात्मक नियोजन। निर्देशात्मक नियोजन बात करें, इंडिकेटिव प्लानिंग, तो निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियां बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं क्या है, इनका सिर्फ सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। इसमें सरकार केवल नीतियां बना सकती है और उन नीतियां बनाने का कार्य कर सकती है तथा क्रियान्वयन कौन करेगा, निजी क्षेत्र के हाथों द्वारा किया जा रहा है। अब लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर नियोजन देखें तो संरचनात्मक नियोजन, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लानिंग, यदि आर्थिक लक्ष्य के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह संरचनात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे भूमि सुधार किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो यह तो हो गया संरचनात्मक नियोजन। इसके अर्थव्यवस्था की जो संरचना होता है, संसाधनों का स्वामित्व जो होता है, उसके ढांचे, उत्पादन विधि, संस्थागत जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब में परिवर्तन किया जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, संरचनात्मक नियोजन। आगे देख लेते हैं प्रकार्यात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग। यह आर्थिक लक्ष्य प्राप्त के लिए संसाधन, स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह प्रकार्यात्मक नियोजन कहलाता है। जैसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई। तो यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्त के लिए संसाधन, स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय सिर्फ उसके अनुकूलतम दोहन की ही रणनीति अपनाई जाए तो उसे फंक्शनल या प्रकार्यात्मक नियोजन कहते हैं। जैसे हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई। योजना के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर केंद्रीकृत नियोजन होता है, सेंट्रलाइज प्लानिंग। इसमें हम बात करें तो केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं। तो केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं का निर्माण कौन करता है एवं कार्यान्वयन का कौन कार्य करता है, राज्य करती है अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था करती है। इसे ऊपर से नीचे की ओर भी नियोजन कहा जाता है। विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। इसे नीचे से ऊपर की ओर नियोजन भी कहते हैं। इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती मिलती है। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर अगर नियोजन की बात करें तो राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, जब शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% आर्थिक समृद्धि की दर का लक्ष्य रखना, स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना, यह सब क्या है, राष्ट्रीय नियोजन का पार्ट है। बात करेंगे क्षेत्रीय नियोजन की। यह किस आधार पर है, क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर है। दो प्रकार का, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। जब किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों और रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। प्रायः क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही हिस्सा होता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं का निर्माण, जम्मू कश्मीर के लिए विकास परियोजनाओं का निर्माण इस तरह से किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहा जाता है। यह भी एक प्रकार से राष्ट्रीय नियोजन का ही हिस्सा है। अब हम बात करेंगे भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस के लिए यहीं से सीधे आ सकता है और पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो पहला क्या है,
भारतीय आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है वह निर्देशात्मक व्यवस्था के ज़्यादा करीब है। इसे प्रायः प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। तो भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? निर्देशात्मक व्यवस्था के ज़्यादा करीब दिखता है। इसे प्रायः प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। दूसरा, इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत है। इसमें व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। तो निर्देशात्मक स्वरूप के ज़्यादा करीब दिख रही है, विकेंद्र, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। तीसरा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः इसका स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था का है। इसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों तत्वों का समन्वय है। ऐसा विशेषताएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो नियोजन की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रारंभिक योजनाओं में ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। वहीं अगर वर्तमान में बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में त्रिधारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। तो यह सब क्या था? भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं। 5 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है। नियोजन के उद्देश्य तथा योजनाओं के उद्देश्य। अभी नियोजन के उद्देश्य आपने पढ़ा था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो नियोजन के उद्देश्यों से अभिप्राय होता है अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा विकास के दीर्घकालीन उद्देश्यों से है। ये इस प्रकार है: निरंतर दीर्घावधिक सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि हो, धन तथा आय का समान वितरण हो अर्थात सामाजिक न्याय हो, मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। वहीं योजनाओं के उद्देश्य के हम बारे में बात करें तो योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय प्रत्येक विशिष्ट योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के समूह से है। अपने दीर्घकालीन धारित विकास के उद्देश्य के अनुरूप प्रथम योजना का प्रयास जहां कृषि में उत्पादन था, वहीं दूसरी योजना का औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना था। तो यह सब ऐसे होता है कि नियोजन का उद्देश्य क्या है और योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है। योजना इंडिविजुअल होती है। सामान्यतः नियोजन के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्यों से है, जबकि योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के अल्पकालिक उद्देश्यों से है। दीर्घकालीन उद्देश्य नियोजन के अंतिम परिणाम होते हैं और अल्पकालीन उद्देश्य वह उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर क्या हो सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य का एक होता है। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है त्रियु अधिक समावेशी और धारणीय विकास, जबकि उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं, अर्थात सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। ये सब चीज़ें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व। 5 नंबर या 8 नंबर में प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है? राजनीतिक स्थायित्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे पहले होनी चाहिए। अगर सरकार में पहली बात तो सत्ता स्थायित्व होनी चाहिए, जैसे इस समय काम कर रही सरकार, और सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी आर्थिक नियोजन सफल हो सकता है। दूसरा, पर्याप्त एवं विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़ों की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए मजबूत केंद्रीय संस्थाएं होनी चाहिए। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण, मजबूत विनियामक एवं नियंत्रण संस्थाएं होनी चाहिए। आवश्यक संसाधनों एवं पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है नियोजन के लिए। कुशल मानव संसाधन एवं प्रशासनिक तंत्र होना चाहिए। मानव संसाधन भी होना चाहिए लेकिन साथ में कुशल मानव संसाधन। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता होनी चाहिए, जो कि एक अर्थव्यवस्था को सफलता के लिए, अर्थव्यवस्था या आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता होगी तभी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की आगे जाएगी। और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग होगा, इससे भी नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी और देश की विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। तो इसी के साथ यह वीडियो हमें समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ से प्रश्न हर हाल में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अंत में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।